जब बच्चे घर छोड़कर अपनी अलग फैमिली बनाने चले जाते हैं, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के एसेट को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं, पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी जॉब कहलाएगी। 2 स्टॉक, 3 बॉन्ड, 4 म्यूचुअल फंड, 5 इनकम देने वाला रियल एस्टेट, 6 नोट्स, 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, पेटेंट वगैरह से मिलने वाली रॉयल्टी, 8 और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो पैसे कमा कर देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जिसका एक रेडी मार्केट है। जब मैं छोटा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सिक्योर जॉब ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे बिल्डिंग और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उन्हें देख सकता हूं। जब प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं सोचता कि मैं रियल एस्टेट यानी अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में क्यों आया। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक भी पसंद हैं, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक यानी शेयर्स। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, न कि कोई कॉर्पोरेट आदमी। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में यूएस मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्पोरेशन में भी। मैंने इन कंपनियों में बिताए हुए समय का मजा लिया है। इनसे जुड़ी मेरी कई अच्छी यादें हैं, पर अंदर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, पर उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वे भी आमतौर पर छोटी कंपनियों के होते हैं, और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक बना देता हूं, यानी उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल कर देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे ये खेल पसंद है। कई लोग कम कैपिटल वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी। पर अगर आप इन्वेस्ट करने से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और इस गेम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो रिस्क हमेशा कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के साथ मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि 1 साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचा रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मैं आमतौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका में एक लॉ है जिसे कहते हैं 1031 लाइक काइंड एक्सचेंज, यानी अगर आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेचते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ या ज्यादा की खरीदते हैं, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ये लॉ इंडिया में नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे यहाँ एक सिमिलर टाइप का लॉ है जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में आता है, और वो ये कहता है कि अगर आपके नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि वो आपने 50 लाख में खरीदी थी, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 1 करोड़ में, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख का। अब नॉर्मली हमें 50 लाख गेन पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से 1 या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हम टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इस लॉ का फायदा एक इंसान जिंदगी में एक ही बार उठा सकता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग बात सुनकर अच्छा लगा होगा। हम अपने गिगलर्स को हमेशा बाकियों से आगे ही रखना चाहते हैं। वैसे ये लॉ अभी 2022 में एप्लीकेबल है,
अब अगर आप इस बुक को काफी बाद में सुन रहे हैं तो हो सकता है कि इसे गवर्नमेंट चेंज कर दे, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ये पूछ सकते हैं और इस लॉ को यूज करके लाखों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं दिन में जॉब करता था, पर मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपने असेट वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। जितना अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सक्सेसफुल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए एनकरेज नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को काम नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, पर सक्सेस के चांस बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसके लिए सलाह दूंगा। नहीं तो दिन में अपनी जॉब करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा मतलब यह है कि आप अपने असेट वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें 10 रुपए का नोट जाए तो वो बाहर ना निकलने पाए। इसे इस तरह से सोचें कि जब 10 रुपए का नोट आपके असेट वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी जॉब करते रहें, एक अच्छे मेहनती एम्प्लॉय की तरह काम करें, पर अपने असेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन चीजों को सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या कार जैसी लग्जरियस चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, पर असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने असेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर असेट वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए महंगी चीजें खरीद लेती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों को दी जाने वाली जायदाद की कीमत पर ऐसी चीजें खरीदते हैं। सच्ची लग्जरी असली असेट में इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने का मोटिवेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से एक्स्ट्रा पैसा आने लगा, तो वो मार्केट गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या रिस्क नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी। एक्चुअली हमें जो इस अपार्टमेंट हाउस से रेंटल इनकम मिल रही थी, वही रेंटल इनकम मर्सिडीज की लोन के इंस्टॉलमेंट देने के लिए दी जा रही थी, पर उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया कि हम कार खरीद पाए। पर मर्सिडीज की ये लग्जरी दरअसल एक सच्चा रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने एसेट वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत आम रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर महंगी चीजें खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं।
बढ़ते हैं आगे चैप्टर 5 की ओर। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत।